कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपनीज एक्ट का काम, कंपनीज एक्ट 2013। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बताया कि किस तरीके से हम इस कंपनीज एक्ट को पढ़ने वाले हैं। अपडेटेड रूल्स के साथ हम ये काम करेंगे दोस्तों। तो इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं कुछ अपनी एक कहानी से, राइट। और दोस्तों ये कहानी है हमारे मिस्टर ए की। ये मिस्टर ए जो हैं, ये एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस है स्कूटर पार्ट्स का बिजनेस। लेकिन इनके सामने समस्या ये है कि आखिरकार मैं कौन सी एंटिटी के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करूं। इनके कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर लो और फायदा ये रहेगा कि तुम्हारी क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगी, अपनी तुम कैपिटल लगा सकते हो, तुम्हें किसी और की कैपिटल की जरूरत नहीं, तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन समस्या यह रहेगी कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, यानी अगर क्रेडिटर्स की तरफ लायबिलिटी बची और बिजनेस ये लायबिलिटी पूरी न कर पाया तो भैया तुम्हें अपने घर के बर्तन बेचकर भी इस पैसे को चुकाना होगा। और किसी ने कहा कि भाई क्यों नहीं तुम पार्टनरशिप कर लेते। पार्टनरशिप में फायदे की बात यह रहेगी कि भैया तुम्हें कैपिटल का सपोर्ट मिलेगा। हां, डिसीजंस तुम्हारे डिले हो सकते हैं और लायबिलिटी यहां पर भी अनलिमिटेड रहेगी। तो इनका दिमाग चल रहा है कि भाई मेरी सिचुएशन क्या है, मैं कैसा सोचता हूं। इनके हिसाब से ये कहते हैं जी मेरे पास इनफ कैपिटल पहले से ही मौजूद है, मुझे इसका मतलब किसी और के कैपिटल के सपोर्ट की जरूरत तो है नहीं, और मुझे चाहिए मेरा फुल कंट्रोल, मेरी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए, कोई बीच में ना आए, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। लेकिन मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं चाहिए। लेकिन चाहे मैं सोल प्रोप्राइटर के साथ काम करूं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करूं, या फिर मैं पार्टनरशिप इस तरह की एंटिटी को बना लूं, इन दोनों ही सूरतों में किसी भी हाल में मेरे सामने समस्या यह है कि भैया ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है ये तो दोनों का पार्ट है। कैपिटल मेरे पास मौजूद है, मुझे किसी की चिंता नहीं, फुल कंट्रोल मेरा मिलेगा मुझे मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप में, डिसीजन मेकिंग मैं क्विक कर पाऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन इस अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या करूं, यही तो मेरे सामने एक मुसीबत बन के खड़ी हुई है, मैं ये नहीं रखना चाहता। तो इन्हें लगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, और इनके एक मित्र हैं, मित्र का नाम है मिस्टर बी। और ये जो मिस्टर बी है दोस्तों, ये मिस्टर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी। इन्हें लगा भाई ये मिस्टर बी जो हैं मेरे लिए बिल्कुल सही राय मेरे सामने रख पाएंगे। तो मिस्टर ए ने क्या किया कि भैया अपने दोस्त से सलाह ली, अपने दोस्त से मिले और सजेशन मांगा कि भाई बताओ कैसे काम किया जाए। अब ये ठहरे साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, नॉलेज इन्हें पूरी है। इन्होंने कहा भैया एक काम करो, तुम ना 1% कंपनी ओपन कर लो, 1% कंपनी तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगी, और 1% कंपनी में तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन खुले हुए हैं। अब भाई साहब इन्होंने पूछा कि आखिरकार कैसे वो मेरे लिए बेस्ट है और क्यों आखिरकार मुझे इसे चुनना चाहिए। साहब मिस्टर बी ने कहा कि 1% कंपनी में सबसे पहली बात कि एक ही व्यक्ति इसे स्टार्ट कर सकता है, और उसे क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो तो तुम हो ही। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन वो भी तुम हो।
और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए पिछले कैलेंडर ईयर में। और वो तो तुम हो ही, क्योंकि रेजिडेंट बनने के लिए कम से कम 182 दिन इंडिया में स्टे करना पड़ता है, और तुम रहते ही इंडिया में हो, तुम तो बाहर रहते ही नहीं। क्योंकि 182 डेज और मोर की भी कोई चिंता नहीं है, इसका मतलब तुम ये कंपनी ओपन कर सकते हो। नेचुरल पर्सन भी हो, इंडिया के सिटीजन भी हो और रेजिडेंट भी हो, पहली कंडीशन तो वैसे ही तुम पूरी करते हो। फिर तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बन जाओगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तरह से। तो मेमोरेंडम में तुम्हें सब्सक्राइबर के रूप में लिख दिया जाएगा, तुम्हारा नाम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में आएगा। लेकिन हां, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा जो कि हर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को करना पड़ता है। मिस्टर ए ने पूछा, जी बताओ क्या करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं करने के लिए। मिस्टर बी ने कहा, भैया तुम्हें एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, वो तुम्हारी डेथ या तुम्हारी इनकैपेसिटी में कंपनी का मेंबर बनेगा। तुम्हारे रहते हुए उसका कोई खास रोल नहीं, लेकिन जब कंपनी बनाई जाएगी तो उस कंपनी में एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरी की पूरी कंपनी डिपेंड करती है। ऐसे केस में अगर उसी की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये व्यक्ति जो है इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगर कभी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, जिसने ये 1% कंपनी शुरू की, अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटेट हो जाए, तो उसकी एब्सेंस में ये नॉमिनी जो है, यही नॉमिनी आकर के पूरा कार्यभार संभाल लेगा। और मिस्टर ए ने सोचा, अरे अब इस नॉमिनी को कहां से लाया जाए। मिस्टर ए इस बात को सोच ही रहे थे कि उनके दिमाग में अपने एक और मित्र का ख्याल आया, जिसका नाम है मिस्टर सी। अब ये जो मिस्टर सी हैं, ये भी मिस्टर ए के अच्छे मित्र हैं। इन्हें लगा कि हां भाई, मैं अगर इनको अपना नॉमिनी अपॉइंट कर दूं मिस्टर सी को, तो ये तो बढ़िया रहेगा। तो इसी बीच मिस्टर बी भी कुछ बोल रहे थे कि भैया यही नॉमिनी जो है अपनी एक रिटन कंसेंट को भी लिख कर देगा कि हां जी हां, मैं नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। और तुम्हें उसे कहां पर देना पड़ेगा, तुम्हें इसे आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, विच विल बी फाइल्ड विद आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मिस्टर ए ने कहा, इसकी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, बट व्हाट अबाउट द लायबिलिटी एंड सोल डिसीजन मेकिंग। क्या यहां पर वो लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी? अगर अनलिमिटेड होगी तो फिर इस ओपीसी में आने का फायदा क्या हुआ? मिस्टर बी बोले, यही तो मजे की बात है कि यहां पर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने आपके शेयर्स होंगे, जितने आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी होगी ही नहीं। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर की जितनी आपकी लायबिलिटी है कंपनी की तरफ, अनपेड अमाउंट तक आपको पैसा देना है, उसके बाद आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। मान लीजिए 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक, और आपने 10,000 शेयर पर 8 रुपए दे दिए, यानी 80,000 तो दे दिए। अब बचे 20,000, तो आपकी लायबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट तक है, जो कि 20,000 है। एक बार आपने अगर वो पैसा दे दिया, तो फिर आपकी कंपनी की तरफ कोई लायबिलिटी नहीं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये लिमिटेड लायबिलिटी की। दूसरी बात, इस केस में क्योंकि ये 1% कंपनी है, इसलिए आप एक तरह से सोल पर्सन होंगे पूरे के पूरे बिजनेस को रन करने के लिए। यू विल बी द सोल पर्सन टू रन दिस बिजनेस
and there will be no interference of the nominee as well. Nominee is there only to stay there till you are there. If you are not there, he will become the member, right? तो एक तरह से ये तुम्हारी प्राइवेट कंपनी बन गई। और प्राइवेट कंपनी भी कैसी, जिसमें केवल एक मेंबर हो। हालांकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता नहीं है कि भैया एक ही मेंबर से कंपनी बन गई, बट इस कंपनी का कुछ नेचर ही ऐसा है कि ये एक मेंबर से ही बनती है। तो अब मिस्टर ए ने सोचा भाई मेरा काम तो मुझे लगता है हो गया, मैं इसी तरह की कुछ एंटिटी की तलाश में था, तो चलो क्यों ना इस कंपनी को बना लिया जाए। अब इन्होंने कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, दैट्स ग्रेट, कोई और बात, एनीथिंग एल्स? मिस्टर बी ने कहा भाई कुछ और भी बातें हैं, तुम्हारे लिए बहुत मजेदारी बात है कि तुम चाहो तो इस नॉमिनी को बदल भी सकते हो। तो मिस्टर ए ने कहा अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, बाई चांस कोई गड़बड़ होती है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। उन्होंने कहा यस, आप मेंबर हो तो मेंबर विल हैव राइट टू चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी इन मेमोरेंडम। आप नॉमिनी बदल डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनी के चेंज होते ही एमओए में भी चेंज आएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बदलेगा। लेकिन हम इसे ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम में चेंज करना, ऑल्ट्रेशन करना एक बड़ा काम बन जाता है, बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। लेकिन ओपीसी में अगर आपने ये चेंज कर भी डाला तो इसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की कैटेगरी में डालते ही नहीं है, यानी ये बहुत ही आसान है। बस आपको करना क्या होगा, आपको केवल क्या करना होगा, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी। लेकिन किसे, एक तो आप ये नोटिस कंपनी को दोगे, अपनी कंपनी को भैया, क्योंकि आप जब कंपनी फॉर्म में काम करते हैं तो कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए आपको ये नोटिस कंपनी को भी देना होगा। तो एज अ मेंबर, हालांकि आपने 100% पैसा लगाया हुआ है, नॉमिनी ने कोई पैसा नहीं लगाया, फिर भी आप और आपकी कंपनी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इस पर्टिकुलर केस के कारण सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से यह कंपनी पूरी तरह अलग हो जाती है। यही देती है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस ओपीसी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। तो मिस्टर ए और खुश हो गए कि वाह, ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल गई और लायबिलिटी भी लिमिटेड हो गई। अब और बताइए किसे नोटिस देना है। इसने कहा भाई अगला जो नोटिस देना होगा वो देना होगा आरओसी को, कि मेमोरेंडम में हमने बदल दिया है, नॉमिनी को, कंपनी को नोटिस दिया, बदल डाला उसे, मेमोरेंडम में चेंज किया और आरओसी को भी बता डाला। अब मिस्टर ए ने बोला भाई ये तो कमाल की बात है और मैं इसके लिए बिल्कुल राजी हूं, चलो अब बताओ क्या किया जाए, अगला काम, कोई और चीज। अब मिस्टर बी ने दोबारा कहा एक बात आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आपने ये जो ओपीसी बनाई है, कहीं आप इसे प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन एटसेट्रा, इन सब कामों के लिए करो। क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर केस में तो एक अलग तरह की कंपनी बनाई जाती है सेक्शन 8 में। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका बिजनेस ये नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका बिजनेस किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से जुड़ा होना चाहिए। किसी भी एनबीएफसी टाइप कंपनी आप नहीं बना रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। और फिर मिस्टर ए फटाफट बोले अरे भाई नहीं नहीं,
आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्कूटर पार्ट्स बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम होगा। मुझे तो भैया इन सबसे कोई लेना देना नहीं, मैं यहां कोई किसी की चैरिटेबल काम करने थोड़ी आया हूं, मुझे तो भैया पैसा कमाना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 8 वाली कंपनी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, और ना ही मैं किसी तरह की ये इन एक्टिविटीज में एंटर करने वाला। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपने को तो ये आता ही नहीं। तो भाई अब मिस्टर बी बोले ओके, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, अब तुम्हें बस एक काम करना है, एक बात समझनी है कि तुम ये कंपनी बना तो रहे हो, लेकिन कंपनी बनाने के 2 साल तक आप इस कंपनी को बदल नहीं सकते, इस कंपनी के काइंड को बदल नहीं सकते आप। कहीं आप सोचो जी बाद में मैं इसे पब्लिक कंपनी बना डालूं या कोई भी कंपनी और बना डालूं, किसी और तरह की कंपनी, ध्यान रखिए ओपीसी आपने बनाई है तो अगले 2 साल तक, इनकॉर्पोरेशन की डेट से अगले 2 साल तक आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते वॉल्यूंटरीली। क्या कहा कि इसका वॉल्यूंटरी कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन है कैसे होगा, वॉल्यूंटरीली। ये वॉल्यूंटरी कन्वर्जन आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं कर सकता, लॉ तो कर सकता है, लॉ को जब लगा तो भैया वो चेंज करने का ऑर्डर भी देगा, बट ये कन्वर्जन वॉल्यूंटरीली नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई मुझे कन्वर्जन करके भाई करना भी क्या है, तो उसमें क्या लिखा कि यू कैन ऑल्सो नॉट कन्वर्ट योर ओपीसी टू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसने कहा भाई मुझे क्या करना है चेंज करके, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, और मेरे जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट था वो इसने सॉल्व कर दिया, चिंता वाली कोई बात ही नहीं। तो ये वॉलंटरी कन्वर्जन की बातें तो अभी भूल जाओ। अब उसने कहा भाई मेरा तो फर्ज था तुम्हें सब बातें बताना। तो अब वो कहता है बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि यही ओपीसी जो है यही मेरे लिए बेस्ट रहेगी। आई थिंक ओपीसी विल बी द बेस्ट टाइप ऑफ एंटिटी फॉर माय बिजनेस। अब उसने दोबारा सवाल पूछ डाला कि भैया बस इस बात को बता दो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी या नहीं होगी विद लिमिटेड लायबिलिटी, दोबारा कंफर्मेशन दे दो मुझे। उसने कहा हाँ जी हाँ, चिंता मत करो, यू विल हैव दिस सेपरेट लीगल एंटिटी विदाउट एनी डाउट। अब आपको बस करना क्या होगा, एक बात को समझना होगा कि आपकी कंपनी के नाम के आगे ये वर्ड्स जो भी होंगे कंपनी के वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके एंड में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, ओपीसी विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी। कहता अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, हम करेंगे बिल्कुल इसे। अब अगला जो पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हुई तब हमें इसे बदलना होगा। टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर चली गई तो इस पर्टिकुलर केस में आप किसी अदर काइंड ऑफ कंपनी में बदल सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई उसने बता दिया कि आपको करना क्या है, आपको कंपनी को बनाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे कम है और साल की जो टर्नओवर है पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से वो 2 करोड़ से कम है, ठीक है जी, या बराबर है, तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तक आप अपनी ओपीसी में रहिए। लेकिन एक बार आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर गई या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गई तो आपके पास एक चॉइस भी आ जाती है कि आपको इसे बदलना है किसी और तरह के कंपनी के काइंड में। अब भैया सारी की सारी बातें तय हो गई, ओपीसी उसने कहा मेरे लिए बेस्ट है, और he said I am all set for this OPC।
आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, और मेरी कंपनी का नाम क्या होगा? नीरो मोटर्स ओपीसी, नीरो मोटर्स ओपीसी। और भाई फिर उसने बधाई दी, आप इस काम को करिए, और मिस्टर ए ने अपना ये बिजनेस शुरू कर दिया दोस्तों। अब बिजनेस चला, बेहतरीन चला। मिस्टर ए अपने इस बिजनेस को 1 साल तक चलाते हैं, और उसके बाद उन्हें और पैसे की जरूरत पड़ती है। आफ्टर दैट ही नीड्स मोर कैपिटल अलोंग विद मैनेजमेंट सपोर्ट। अब उसके ध्यान में आया कि भाई बिजनेस तो मेरा बढ़ता जा रहा है, मैं अकेला इसमें बिजनेसमैन बन के सारा का सारा मैनेजमेंट देख रहा हूं, और अगर थोड़ी और कैपिटल मिल जाए तो एक फैक्ट्री डाल दें तो मेरी डिमांड जो जबरदस्त आ रही है उसे भी पूरा कर पाऊं। अब ए के दिमाग में आया कि भाई मेरा दोस्त जो है मिस्टर सी, जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में ओपीसी में नॉमिनी है और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, वो भी यही सोच रहा है। और उसने मुझे इशारा भी किया था एक बार कि वो इस कंपनी में क्या बनना चाहेगा, उसका पार्ट, पैसा लगाना चाहेगा, मैनेजमेंट में आना चाहेगा। तो उसने बताया भाई अगर मैं इसमें रेगुलर मेंबर बन जाऊं तो मजा आ जाए। और ये कहते हैं भाई मुझे उससे पूछना चाहिए कि अब फाइनली बताओ क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। अब यहां तो बातचीत तय हो गई, बात समझ में आ गई इन दोनों के कि ये काम किया जा सकता है। मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच ये बात लगभग तय है, आपस में बातचीत भी हुई, सोच भी रहे हैं। लेकिन मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना इस बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया जाए, कुछ सॉल्यूशन मांग लिया जाए कि भाई अब आगे कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो ये ओपीसी है, कंपनी की एंटिटी को बदलना पड़ेगा। फिर मिस्टर ए ने दोबारा से मिस्टर बी से कंसल्ट किया कि भैया कुछ सॉल्यूशन बताओ जिससे हम आगे बढ़ पाए। और हमेशा की तरह मिस्टर बी हमेशा तैयार। मिस्टर ए से वो कहा जो उनके लिए बहुत बढ़िया था, उन्होंने कहा कि भाई तुम बताओ करना क्या चाहते हो। मिस्टर ए ने कहा भाई क्या मैं अपने शेयर्स जो हैं, कुछ शेयर्स सी को बेच सकता हूं। उसने कहा भाई तुम इस कंपनी में तो नहीं बेच सकते, लेकिन हां एक तरीका है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो तुम एक प्राइवेट कंपनी बना लो, अपनी कंपनी को तुम्हें प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। उसने कहा भाई कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्या इसमें, क्या मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखें, कहीं लॉ में ऐसा कुछ हो तो बताओ। वो कहते भाई ऐसा है, आज की डेट में तो अब कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हां 2013 के एक्ट में जब ये शुरू में आया था तब उसमें 1 लाख रुपए मिनिमम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बाद में 2015 में एक अमेंडमेंट आई और उसके बाद उस मिनिमम कैपिटल को हटा दिया गया। तो अभी तो सिर्फ ये लिखा है भी सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन इसके साथ साथ यहां कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर है। प्राइवेट कंपनी में कुछ स्पेशल टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती है। वो कहता है अच्छा बताओ भाई किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि हम उनका ध्यान रख पाए। अब मिस्टर ए ने कहा ठीक है भाई तुम मुझे थोड़ा सा इसकी डिटेल जरा और दो, टेल मी इन डिटेल अबाउट प्राइवेट कंपनी, ताकि मैं इसके बारे में मिस्टर सी से भी बातचीत कर पाऊं भाई। मिस्टर बी कहते हैं ओके, तो सुनो भैया पूरी की पूरी गाथा, क्या क्या चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। और अब बारी आ गई मिस्टर बी की। कहते भाई प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है having minimum paid up share capital as may be prescribed by company law, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी। एंड इन एडिशन टू दैट कुछ और भी। कहते भाई कुछ और क्या। कहता है बाय विच इट
आर्टिकल्स, बाय द आर्टिकल्स ये क्या करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। किस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे मनमर्जी से। उसको ट्रांसफर करने पर डायरेक्टर जो है वो रोक लगा सकते हैं, या ये कह सकते हैं भाई इस रेट पर नहीं जाएंगे, या इस रेट पर ही ये बेचे जाएंगे, या इन लोगों को बेचे जाएंगे, इन लोगों को नहीं बेचे जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को बेचने पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई ही जा सकती है। मिस्टर ए ने कहा ऐसी कोई चिंता नहीं है, आगे बोलिए। कहते हैं इसके अलावा कुछ लिमिट्स लगाई जाएंगी नंबर ऑफ मेंबर्स पर, और वो नंबर ऑफ मेंबर्स पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शन होगी कि मैक्सिमम नंबर इसका 200 होगा। उसने कहा भाई ओपीसी भी तो एक तरह की प्राइवेट कंपनी थी, उसमें तो क्या रिस्ट्रिक्शंस की बात थी। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन एक्सेप्ट ओपीसी बाकी सभी प्राइवेट कंपनी में यह रूल होता है। ओपीसी के लिए तो नाम ही काफी है बताने के लिए कि उसमें केवल एक मेंबर होगा। फिर इन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब यह कि यहां पर 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम कितने, 200। जवाब था हां। तो कहते हैं भाई लिमिटेशन तो लगेगी 200 के मैक्सिमम नंबर, इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन उन 200 को काउंट करने के लिए क्या किया जाएगा, अगर कोई जॉइंट मेंबर है, यानी एक ही शेयर को 2 लोगों ने मिलकर ले लिया, तो समझ लीजिए केवल और केवल एक मेंबर काउंट होगा। और अगर कोई पुराने इंप्लॉइज हैं या प्रेजेंट इंप्लॉइज जिन्हें हमने शेयर्स बेचे थे कंपनी के, और आज भी उनके पास कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं, तो भाई कंपनी के शेयर्स हैं तो वो भी तो मेंबर कहलाने चाहिए। लेकिन वो मेंबर्स की इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, राइट? क्योंकि उनको मोटिवेट करने के लिए शेयर्स दिए जाते हैं, उनसे पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कराई जाती, इसलिए उन्हें काउंट नहीं किया जाता। तो भाई 200 के उसमें नंबर में इन्हें काउंट हम नहीं करने वाले, और साथ ही साथ प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा। उसने कहा भैया किस चीज का प्रोहिबिशन, कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर्स में पैसा लगाने के लिए और किसी भी तरह के पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए। ये सारी बातें जब मिस्टर बी ने समझाई तो मिस्टर ए कुछ सोच में पड़ गए, और सोच के बाद कुछ बोले कि हाँ भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब ये बताओ मुझे कि लायबिलिटी कैसी रहेगी। मिस्टर ए ने कहा मुझे बाकी कोई चिंता नहीं है, बस ये बताओ कि लायबिलिटी कैसी होगी। क्या लायबिलिटी यहां पर भी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होगी जैसा कि हमने ओपीसी में बनाई थी? मिस्टर बी का जवाब था यस, चिंता की कोई बात ही नहीं है, जैसे वहां पर लिमिटेड बाय शेयर्स थी यहां पर भी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होगी। फिर अगला सवाल आया, अगला सवाल यह आया कि भाई क्या हम दोनों मिलकर ही काम भी करेंगे और हम डिसीजन भी लेंगे, यानी हम 2 डायरेक्टर होंगे, क्योंकि उसमें तो मैं अकेला डायरेक्टर था। अब इसका भी जवाब आया यस, ऐसा ही होगा। फिर मिस्टर ए ने अगला सवाल दागा कि भाई अगर आने वाले समय में बिजनेस ग्रो करता है, इफ बिजनेस ग्रोज वी कैन मेक मोर मेंबर्स बाय सेलिंग देम आवर शेयर्स, इज इट पॉसिबल? जवाब था यस, बिल्कुल पॉसिबल है जी, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब जब ये सारी बातें तय हो गई तो मिस्टर ए ने कहा ओके डन, अब तो कोई समस्या की बात ही नहीं। तो फिर जवाब आया कि ठीक है भैया, अब तुम्हें अपनी कंपनी के नाम के आगे ओपीसी की जगह कन्वर्जन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगाना पड़ेगा? The words private limited will be added and the new name will be Nido Motors Private Limited। तो भाई ये बात जब तय हुई तो मिस्टर ए ने कहा कि डन, मेरी तरफ से प्राइवेट कंपनी बनाने का काम शुरू किया जाए, आपने जो एक्शन लेना है लीजिए।